Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss a poem, Partition by W.H. Auden. So I'll give you a brief summary of the poem and few important points that you can jot down and write down in your exams. Okay, so I think this will be helpful for you all. So let us start the video and the poem Partition by W.H. Auden. W.H. Auden is considered as a war poet who has composed many poems on the consequence of two world wars happened in Europe. तो W.H. Auden जो है वो उनको एक वॉर पोएट भी माना जाता है, जिन्होंने जो दो वर्ल्ड वॉर हुए थे उन पे भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं. He composed Partition in 1956, taking the theme of partition of India. तो 1956 में ऑर्डन ने हमारा जो पार्टीशन हुआ था उसके थीम को लेके एक पोएम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा था पार्टीशन. तो हमारा पार्टीशन जो हुआ था वो हुआ था 1947 में, और ये पोएम जो है वो उन्होंने कंपोज की है 1956 में. ओके. Taking the theme of partition of India. So, the poem Partition describes a British civil servant, Cyril Radcliffe, who arrived for the first time in July 1947 in the British India. तो जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर थी 1947 जुलाई के टाइम पे सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक आदमी आते हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया आते हैं जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में थी. ठीक है. ही वॉज टोटली अनअवेयर of the circumstances and culture, still he was given this Herculean task of division. तो इंडिया की जो पार्टीशन कराने वाली बात थी, तो ये टास्क किसको दिया गया था? सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया था, जो वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको ना इंडिया के कल्चर के बारे में पता था, ना यहाँ पे लोगों के बीच क्या चल रहा है या उनके मन में क्या चल रहा है, ना इस बारे में उनको कुछ पता था, और ना ही वो इसके जोग्राफिकल रीजन्स को जानते थे. फिर भी ऐसे एक बाहरी आदमी को बुलाया गया इंडिया का डिवीज़न करने के लिए. He was given 5 weeks time to contemplate how to divide this land in the Indian subcontinent on the religious ground between Hindus and Muslims who hate each other and cannot live together. तो उनको जो कार्य दिया गया था वो उसमें उनको 5 वीक्स का टाइम दिया गया था, जिसमें वो सोच सके कि कैसे ये इंडिया को डिवाइड करे इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द रिलीजियस रिलीजियस ग्राउंड्स, जिसमें इंडिया जो होगा वो हिंदू मेजॉरिटी का होगा और पाकिस्तान जो होगा वो मुस्लिम मेजॉरिटी का होगा, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो साथ नहीं रह सकते ऑन देयर रिलीजियस ग्राउंड्स, एंड दे कंसिडर ईच अदर एज एनिमीज़. As he was told, he was responsible to draw borders between the independent India and the newly formed Pakistan. To further prevent conflict between these two ethnic groups, that means Hindu and Muslims, the British government appointed this unnamed functionary to decide which land will belong to which group. तो सिरिल रेडक्लिफ को ही वो लोग चूज़ किए और उनसे कहा गया कि आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सा लैंड, कितना लैंड इंडिया में आएगा और कितना लैंड जो है वो पाकिस्तान में जाएगा. आपको ये बॉर्डर्स और बाउंड्रीज आप ही को ड्रॉ करनी है. He chaired 2 boundary commissions, one for Punjab and one for Bengal, consisting of 2 Muslim and 2 non-Muslim Hindus. He is not a native of the region. He knows relatively about its history, geography and culture. His maps are outdated, and also he has 2 Hindus and 2 Muslim judges with whom he can consult. The final decision about how to cast the territory is only his. सो उनके पास ये डिसीजन लेने के लिए एक पुराना मैप है जो कि आउटडेटेड है. वो इंडिया के या इस जगह के हिस्ट्री या कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं. उनको पहले बाउंड्री कमीशंस ड्रॉ करने हैं. एक वो उन्होंने किया पंजाब के लिए और फिर बंगाल के लिए, और इस डिसीजंस के लिए उनके पास 2 हिंदू जजेस हैं और 2 मुस्लिम जजेस हैं. लेकिन जो आखिरी डिसीजन होगा टेरिटरी बनाने का वो सिर्फ रेडक्लिफ का होगा.
The resulting boundaries which he created was announced on August 14, 1947. Radcliffe's mission is dangerous because neither group is likely to be entirely happy with the choices he makes. तो जो रिजल्टिंग बाउंड्रीज उन्होंने बनाई है वो अनाउंस होना था August 14 को 1947. ओके, तो रेडक्लिफ का जो मिशन है ये बाउंड्री बनाने का, ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि दोनों ग्रुप्स, कौन से ग्रुप, हिंदू और मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं वो दोनों एंटायरली अनहैप्पी रहेंगे जो भी वो चॉइस बनाएंगे, क्योंकि कोई भी खुश नहीं था पार्टीशन से. ही मे रन द रिस्क ऑफ बीइंग असैसिनेटेड, उनकी जान को भी खतरा है इस बाउंड्री मेकिंग से. वंस ही हैज़ डन हिज जॉब हाउएवर ही गोज़ बैक टू ब्रिटेन, नेवर टू रिटर्न टू द कंट्री हुज बाउंड्रीज ही हैज़ डिसाइडेड टू डू. तो जैसे ही उन्होंने ये बाउंड्रीज़ किया है वो डिसाइड कर लिए होता है कि वो ब्रिटेन चले जाएंगे, नेवर टू रिटर्न बैक, कभी वापस नहीं आने के लिए. ऐसा काम करने के लिए और ऐसे अपने जान को खतरे में डालने के लिए वो कभी वापस नहीं आना चाहेंगे और कभी भी वो दो मुल्क को अलग करना नहीं चाहेंगे. To do so would be so risky. People might kill him because of his decision. Partition along the Redcliffe line ended in violence that killed 1 million people and displaced 12 million. So जो पार्टीशन हुआ, जो जिन्हें हम बोलेंगे रेडक्लिफ लाइन, जो उन्होंने लाइन ड्रॉ की जिससे वो पार्टीशन क्रिएट हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल उसमें डिस्प्लेस हो गए. कुछ इंडिया रह गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ को इंडिया, बहुतों को अराउंड 12 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा और 1 मिलियन लोगों ने तो अपनी जानें भी गंवा दी. तो रेडक्लिफ बर्न्ड हिज पेपर, रिफ्यूज्ड हिज ₹40,000 फीस एंड लेफ्ट द कॉन्टिनेंट फॉर एवर. तो रेडक्लिफ को जो बॉन्ड पेपर मिले थे वो उसको जला देता है और उसको जो 40,000 उसकी फ़ीस मिलनी थी उसके काम की वो उसको भी मना कर देता है. एंड ही लेफ्ट दिस कॉन्टिनेंट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ के चले जाता है. वाइल ड्रॉइंग द बॉर्डर रेडक्लिफ फेस्ड unyielding demands from both the sides, communal tension, tough economic administration, and different consideration, and some say even interference of Lord Mountbatten. तो इस बीच उनको बहुत सारे कम्युनल टेंशन को झेलना पड़ा है, टफ़ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ा है, दोनों हिंदू पार्टी और मुस्लिम पार्टीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर लेना पड़ा है. और जो लॉर्ड माउंटबैटन थे उनका भी बहुत इंटरफेरेंस था इस पार्टीशन में. दिस पोएम alludes to the period in late 1940s when the people of India finally won independence from Britain. Severe tensions between Hindus and Muslims led to the formation of two separate countries, India, that is for Hindus, and Pakistan, a Muslim nation. तो लेट 1940s में पीपल ऑफ इंडिया फाइनली वॉन इंडिपेंडेंस. जो लेट 1940s है दैट इज़ 1947, उसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम ब्रिटेन. ब्रिटिशर्स से भी उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी और हिंदू मुस्लिम के बीच जो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी वो भी दो अलग अलग नेशन बना के लोगों ने दूर करने की कोशिश की. लेकिन ये दूरी नहीं ये दूरी कुछ ज़्यादा ही दर्द और पीड़ा लेके आई थी सबके जीवन में. Although Auden's poem obviously deals primarily with this particular situation, the poem is also relevant to many other recent territorial disputes between conflicting religious or ethnic groups. Thus, although Auden's poem is set in 1940s and specify a particular example of partitioning, the poem remain heavily relevant in this present days. So, as a critical analysis, only analysis, we can say that ऑडन की जो पोएम है पार्टीशन, वो सिर्फ पार्टीशन के सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करती, ये हर उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है जो आज के टाइम में भी प्रेलेवेंट है. जैसे कि जो हम अभी भी बहुत सारे लोग वॉर्स कर रहे हैं, बंटवारा चाह रहे हैं या आपस में जो मन मुटाव चल रहा है वो क्या है, हमारे बीच एक बॉर्डर ही तो खड़ा कर रहा है और कुछ नहीं है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ये रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स के बीच चल रहा है, रिलीजियस बेसिस पे चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पे चल रहा है. तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पार्टीशन के टाइम के लिए रेलेवेंट था, ये आज भी रेलेवेंट है. ओके,
Auden's poetry centers on social, religious, and political concerns that are both relevant and universal to this time period in particular. His poem Partition touches on the relation between humans and the society, evolve or change, violence and influence of division. He has reflected on the issue of religious intolerance in the particular content. तो ऑडन की जो पोएम है वो किस पे सेंटर करती है? सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स, जो कि यूनिवर्सल टू हिज टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में भी था और इस टाइम पीरियड में भी है. हम आज भी देखते हैं लोग दंगा कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कभी कोई कुछ बोलता है इस रिलीजन को, कभी दूसरे रिलीजन को कोई कुछ बोलता है. तो ये एक यूनिवर्सल टाइम पीरियड पे ही बेस्ड है पार्टीशन. जो पार्टीशन पोएम है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है, हम कैसे इवॉल्व हुए, कैसे चेंज हुए, और वायलेंस और वायलेंस जो है वो पहले भी था और अभी भी है, और ये इस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, ये सब डिवीज़न का. तो ऑडन जो है वो रिफ्लेक्ट किए हैं इन सारी इश्यूज़ पे. रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो मेन है, पर्टिकुलर कंटेंट है इस पोएम का. द होल सिचुएशन इन द पोएम हैज़ अराइज ड्यू टू द रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड रिलीजियस डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. जो ये होल सिचुएशन है वो अराइज ही क्यों हुआ? क्योंकि हम सामने वाले को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, सामने वाला हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. तो ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, वो इस ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करता है. Who lived in one country for ages and are now asking for a division simply on grounds of social and religious intolerance and incompatibility. As has been said in the poem, they have gods who are incompatible and different diets. तो ये जो दो कम्युनिटी है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस और रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेके डिमांड करते हैं कि हमारा एक हम दोनों कम्युनिटीज़ का एक अलग अलग नेशन हो. और सम लाइन्स आर कोटेड हियर फ्रॉम द पोएम विच से दैट दे हैव गॉड्स हु आर इनकम्पैटिबल. उनके गॉड्स हैं जो एक साथ मिल नहीं सकते, जो अलग अलग हैं, और उनके डिफरेंट डाइट्स भी हैं. जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके अलग अलग भूख भी हैं, बट आफ्टर ऑल वो क्या है तो इंसान ही ना. All these differences have marked but lines between them and partition seems to be only solution left. तो ये सारे differences को देख के जब आपसी मतभेद, आपसी हेट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके बाद क्या रह गया? कोई ऑप्शन क्या था? ऑप्शन में था तो सिर्फ पार्टीशन था. Ironically